हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 के सोशल साइंस के वायरल क्वेश्चनों को, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से आप लोगों को डायरेक्ट एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अगर आप भी क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और अभी तक हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो इसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। इस चैनल के माध्यम से क्लास 8 से लेकर के 12 तक की सभी विषयों की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। तो अगर आपको भी अच्छी तैयारी करनी है तो सबसे पहले हमारे चैनल से जुड़िए। यह एकमात्र ऐसा चैनल जहां आपको सटीक तैयारी करवाता है और सटीक क्वेश्चन देता है, ताकि आप इसे पढ़ करके एक अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो आइए हम लोग खंड बी के सभी अति लघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि इसके पहले हम लोग खंड ए के 30 एमसीक्यू क्वेश्चनों को देख चुके हैं। तो अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे तो सबसे पहले जाइए और उस वीडियो को देखिए। तो आइए हम लोग 31 से 38 तक के लघुत्तरीय प्रश्न को देखते हैं, जो कि प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। ठीक है, इनमें से कुल 6 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। तो सबसे जो पहला प्रश्न आपके पास में वो है, नारीवाद से आप क्या समझते हैं। नारीवाद से आप क्या समझते हैं, तो समझिएगा। सबसे पहले तो नारीवाद एक ऐसा दर्शन है जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित होती है। यानी कि नारीवाद एक ऐसा दर्शन होता है जो स्त्री पुरुष की, यानी मेल फीमेल की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित होती है। समझे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि गिरमिटिया मजदूर से आप क्या समझते हैं। तो गिरमिटिया मजदूर किन्हें कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, गिरमिटिया मजदूर कह रहा है, औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत से बहुत से लोगों को एक एग्रीमेंट मतलब समझ रहे हैं ना, अनुबंध। ठीक है, तो एक एग्रीमेंट यानी कि अनुबंध पर काम करने के लिए फिजी, गयाना, वेस्ट इंडीज आदि स्थानों पर ले जाया गया। एग्रीमेंट को ये मजदूर को गिरमिट कहने लगे, जिससे आगे चलकर इन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। समझिए, जब औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत से कुछ लोगों को यानी कुछ मजदूरों को एग्रीमेंट के मतलब अनुबंध के आधार पर वहाँ पे ले गया गया। वहाँ पर ले जाने के बाद इसे एग्रीमेंट को गिरमिट कहने लगे। क्या कहे गए, गिरमिट कहने लगे, जिसे आगे चल करके इन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर के नाम से जाने जाना लगा। ठीक है, यानी इन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। तो गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं, समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है। देखिए, सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि संसाधन किसे कहते हैं। तो संसाधन वे पदार्थ होते हैं जो हमारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है, क्योंकि हमारी अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए संसाधन की आवश्यकता होगी। संसाधन के अभाव में हम अपनी आवश्यकता को पूर्ति नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखते हैं आंसर को। मानव की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे कि भोजन, वस्त्र, आवास, इन सब की पूर्ति के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है। संसाधन मानव जीवन को सुखद और सरल बनाते हैं। आज संसाधन किसी देश की प्रगति के सूचक माने जाते हैं। इस प्रकार संसाधनों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि संसाधन के बिना एक अच्छे जीवन की कल्पना तो जीवन की कल्पना कर पाना संभव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कि नवीकरणीय तथा गैर नवीकरणीय संसाधन का एक एक उदाहरण दीजिए। देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि नवीकरणीय, तो नवीकरणीय संसाधन किसको कहेंगे। तो ऐसे संसाधन जिसका नवीकरण होता रहे, यानी जिसे पुनः पूर्ति होती रहे, उसे हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहेंगे, जैसे जल, वायु, मृदा। ठीक है, और एक हो जाएगा गैर अनवीकरणीय संसाधन, जिसको हम लोग कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन, जिसकी पुनः पूर्ति संभव नहीं है। जैसे मान के चलिए कोयला, पेट्रोलियम, ये सब की पुनः पूर्ति नहीं होती, इसका निर्माण की प्रक्रिया काफ़ी धीमी होती है। ठीक है, तो इसकी एक बार अगर उपयोग कर लेंगे और एक बार समाप्त हो गया तो इसका पुनः पूर्ति कर पाना संभव नहीं है। तो अगर नवीकरणीय संसाधन की हम लोग बात करेगा तो जल, पेड़ पौधे आराम से लिख सकते हैं। अगर गैर नवीकरणीय संसाधन की बात करें तो कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि। के पास संघवाद से आप क्या समझते हैं। देखिए, संघवाद एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत किसी देश की सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार तथा उसकी घटक इकाइयों के बीच बांट दी जाती है। इस प्रकार एक संघीय व्यवस्था में सरकार दो स्तर पर कार्य करती है, केंद्र स्तर तथा राज्य स्तर पर। राज्य स्तर पर कार्य करने वाली सरकार केंद्रीय सरकार के अधीन
नहीं होती, यानी कि अपना भी एक अधिकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट है राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है। राजनीतिक दल के मुख्य घटक कौन कौन से, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है। तो राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठित समूह होता है जो चुनाव के माध्यम से सत्ता प्राप्त करना अथवा सत्ता में भागीदारी करना चाहता है। ठीक है, यानी जो राजनीतिक दल है क्या है, लोगों का एक संगठित समूह है जो चुनाव के माध्यम से सत्ता प्राप्त करना अथवा सत्ता में भागीदारी करना चाहता है। राजनीतिक दल के 3 महत्वपूर्ण घटक होते हैं। सबसे पहला नेता, दूसरा एक सक्रिय सदस्य तथा तीसरा उसका समर्थक। ठीक है, सबसे पहला नेता, दूसरा उसके एक्टिव मेंबर्स यानी कि सक्रिय सदस्य, और तीसरा समर्थक। नेक्स्ट है कि प्रति व्यक्ति अथवा औसत आय का क्या है। अब तो प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो समझिएगा, किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसी हम लोग प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, या तो फिर उसी को हम लोग एवरेज इनकम कहते हैं, यानी कि औसत आय के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय क्या है, तो किसी देश की कुल आय उस देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो आय प्राप्त होती है वही उस देश की औसत आय या तो फिर प्रति व्यक्ति आय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मुद्रा को परिभाषित करें। समझिए, कोई भी वस्तु जिसे विनिमय के माध्यम, मूल्य के समान मापक, धन के संचय के साधनों के रूप में अथवा भविष्य में किए जाने वाले भुगतानों के रूप में कानूनी मान्यता अथवा शक्ति प्राप्त होती है उसे मुद्रा कही जाती है। ठीक है, समानता स्वीकृति मुद्रा का प्रधान गुण है। एक होता है वस्तु विनिमय प्रणाली, जैसे कि आप लोग को पता था कि जब मुद्रा का प्रचलन नहीं हुआ था उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित, यानी कि एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का आदान प्रदान करता था। जैसे मान के चलिए हमको गेहूं की आवश्यकता है और हमारे पास चावल है, तो हम दूसरे को गेहूं दे देंगे और चावल उससे हम ग्रहण कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है खंड सी। देखिए खंड सी में जो है 39 से 46 तक के लघु उत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न का 3-3 अंक निर्धारित है। इन्हें भी 6 प्रश्नों का उत्तर देना है और कम से कम 150 शब्दों में देना होगा। आप लोग को पता नहीं चल पाता है कि 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसमें कितने शब्दों में लिखना है और 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उसको कितने शब्दों में आंसर देना है। ठीक है, जैसे मान के चलिए 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, मान के चलिए आप 1 पन्ना 1.5 पन्ना इसमें लिख ही रहे तो कोई फायदा नहीं, आपको 3 ही मार्क्स ही मिलेगा। ठीक है, तो आप 150 शब्दों में ही देने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है उदारवादियों की 1848 की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है। हाँ, तो उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे समझिए। उदारवादियों की 1848 की क्रांति का अर्थ था राजतंत्र की समाप्ति एवं गणतंत्र की स्थापना। मतलब जो उदारवादियों की 1848 की जो क्रांति था उसका मुख्य उद्देश्य था राजतंत्र की समाप्ति, यानी राजाओं का शासन समाप्त हो और एक गणतंत्र यानी लोकतंत्र की स्थापना होना। ठीक है, इस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं उदारवादियों की 1848 की क्रांति फ्रांस के मध्यवर्गीय लोगों से संबंधित थी, यानी जो 1848 की जो क्रांति था वो मध्यवर्गीय लोगों ने किया था। उदारवादियों की 1848 ईस्वी की क्रांति का अर्थ राष्ट्रवाद की विजय तथा शीर्ष विश्व में राष्ट्र राज्यों के अभ्युदय से लगाया जाता है। नेक्स्ट, इस क्रांति में निरंकुश राजतंत्र तथा पादरी कुलीन वर्ग के विशेष अधिकार का विरोध किया गया। यानी इस क्रांति में निरंकुश राजतंत्र, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग के विशेष जो अधिकार प्राप्त हुआ था उसका विरोध किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है मताधिकार पर आधारित मताधिकार पर आधारित मताधिकार पर आधारित संसदीय शासन, कानून की समझ, सबकी बराबरी, आम जनता का आर्थिक कल्याण आदि पर जोर दिया गया। इस प्रकार उदारवाद गणतंत्र, राष्ट्रराज, संविधानवाद, प्रेस की स्वतंत्रता तथा संगठन बनाने की स्वतंत्रता के संसदीय विचारों पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट है इस क्रांति के फलस्वरूप आखिर इसकी क्या हुआ।
इस क्रांति के फल 1848 में फ्रांस के सम्राट को सिंहासन छोड़ना पड़ा। ठीक है, यानी कि 1848 की क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो फ्रांस के सम्राट थे उसको सिंहासन से हटना पड़ा और फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हुई। यह गणतंत्र पुरुषों के सर्वव्यापी मताधिकार पर आधारित था। नेक्स्ट है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रिटेन के महिला कामगारों ने, यानी ब्रिटेन की जो महिला कामगार थी उसने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले किए, क्यों, वाई। तो आज हम लोग इसको समझते हैं। देखिए ब्रिटेन की जो महिला थी वो निम्नलिखित कारणों से स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले किए। एक एक करके हम लोग इसको देखते हैं। देखिए स्पिनिंग जेनी मशीन ने उनकी कताई की प्रक्रिया बहुत तेज कर दी थी। ठीक है, जिससे क्या हुई थी, महिलाओं को बेरोजगार होने की डर सता रही थी। नेक्स्ट है, स्पिनिंग जेनी मशीन एक समय में अनेक मजदूरों का कार्य कर लेती थी। इस कारण मजदूरों की मांग घट गई थी और महिलाएं जो थी वो बेरोजगार होती दिख रही थी। दूसरा, बेरोजगारी की आशंका से मजदूर वर्ग खासकर महिलाओं ने नई प्रौद्योगिकी के प्रति आशंका व्यक्त थी। ठीक है, अगला है, जब उन उद्योग में इस मशीन का इस्तेमाल किया गया तो अनेक औरतों जो हाथ से उनकी कताई करती थी को काम से हटना पड़ा और इसी कारण महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले किए। स्पिनिंग जेनी मशीन का महिलाओं द्वारा विरोध काफ़ी लंबे तक चलता रहा। समझिए आप क्या है। देखिए ब्रिटेन की जो महिला थी वो स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले किए, क्योंकि स्पिनिंग जो मशीन थी, ठीक है, वो उनकी जो कताई की प्रक्रिया थी वो काफ़ी तेज कर दी थी। ठीक है, और एक ही समय में एक ही मजदूर कई मजदूरों मान के चलिए कई मजदूर जो काम करते थे उसको एक ही मशीन के द्वारा एक ही मजदूर कर देता था, जिसके कारण क्या हुआ, मजदूरों की जो मांग थी वो दिन ब दिन घटती चली गई और जो महिलाएं लोग थे, जो मजदूर वर्ग थे, ठीक है, वो खास करके बेरोजगार होते चले गए, जिस कारण से जो ब्रिटेन की महिला थी उन्होंने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमले किए और इसका जोरदार विरोध किया। नेक्स्ट है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा गया है। ठीक है, और टिक मार के रख लीजिए आप लोग कि इस बार भी पूछेगा ही पूछेगा। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से आप क्या समझते हैं, तो इसके क्या लाभ है, इसकी क्या हानियां है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए सबसे पहला है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के लाभ, तो आप लोग जानते हैं कि जहाँ से जितना लाभ होता है उससे उतना हानि भी है। तो सबसे पहले हम लोग लाभ को देखेंगे। देखिए बहुउद्देशीय परियोजना मतलब ऐसी परियोजना जिसका उद्देश्य एक से ना होकर के अनेकों होते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग बहुउद्देशीय कहते हैं। इसे बहुउद्देशीय परियोजना उन क्षेत्रों में जल लाती है जहाँ जल की कमी होती है। दूसरा, ये परियोजना जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती है। तीसरा फायदा है कि बहुउद्देशीय परियोजना उद्योग तथा घरेलू उपयोग के लिए विद्युत पैदा करती है। अगला है, इन परियोजनाओं से नहरें निकलकर भूमि की सिंचाई की जाती है। अगला, बहुउद्देशीय परियोजना अंतः स्थलीय जल परिवहन में सहायक होती है। भाषा में समझते हैं कि बहुउद्देशीय घाटी परियोजना से क्या है लाभ है। सबसे पहले जो देखिए, जो बहुउद्देशीय घाटी परियोजना होते हैं, सबसे पहले उसमें क्या होता है कि उन क्षेत्रों में जल लाती है जहाँ की जल की समस्या होती है। दूसरी बात है कि बाढ़ पर नियंत्रण पाती है। अगला है कि सिंचाई में जल का उपयोग करते हैं। अगला है मत्स्य पालन किया जाता है। अगला है एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाता है। ठीक है, तो ये लाभ हो गया। इसके हानियाँ भी है। देखिए हानि क्या है आप लोग याद कीजिएगा। देखिए जब बहुउद्देशीय परियोजना स्थापित किया जाता है तो सबसे पहला होता है कि कई घरों को विस्थापित होना पड़ता है। ठीक है, यानी कई गांव डूबने की खतरा होता है, जिस कारण से इसको विस्थापित का खतरा बना समस्या होता है, यानी कि इसको विस्थापित किया जाता है, एक गांव से दूसरे गांव में विस्थापित कर दिया जाता है। दूसरा बात है, जो खेती करने योग्य ज़मीनें होती है, भूमि होती है, वो बर्बाद हो जाती है। ठीक है, तीसरी जो बात है कि कभी भी अगर बांध टूट जाए तो अगल बगल के गाँव में, ठीक है, उस पानी से प्रभावित होने की खतरा बना रहता है। अगला जो है कि अधिक जल के जमा होने के कारण जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, जो वनस्पतियाँ होती है, उसके नष्ट होने की खतरा बन जाती है। तो ये भी हानि था। आप लोग दोनों याद रखिएगा, बहुउद्देशीय परियोजना क्या है, इससे क्या लाभ है और इससे क्या हानि है। ठीक है,
नेक्स्ट नेक्स्ट है रोपण कृषि पर एक टिप्पणी लिखें। तो रोपण कृषि की विशेषताओं को लिखें। देखिए, तो इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। रोपण कृषि बड़े बड़े आकार के फार्मों पर की जाती है। दूसरा है, इस कृषि में वैज्ञानिक विधियों, मशीनों, उर्वरक, अधिक पूंजी का प्रयोग होता है तो करता है। इन बागानों में बड़ी संख्या में कुशल श्रमिक काम करते हैं। अगला है, रोपण कृषि की मुख्य फसलें क्या है? रबड़, चाय, कहवा, कोको, गन्ना, नारियल, केला और आदि। यानी जो रोपण कृषि होती है उसमें मुख्य रूप से रबड़, चाय, कहवा, कोको, गन्ना, नारियल इत्यादि की फसल की जाती है। अगला, रोपण कृषि जो है एक व्यवसायिक महत्व है, यानी ये खास करके व्यवसाय जिसको हम लोग कहते हैं कि बेचने के लिए व्यवसाय, यानी कि उसे पैसे इकट्ठे करने के लिए की जाती है। ठीक है, रोपण जो कृषि होती है वो बड़े बड़े आकार के फॉर्मों पर की जाती है, तो आप सभी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में सत्ता में भागीदारी के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए गए हैं। यानी जो भारत में सत्ता भागीदारी है उसके लिए कौन कौन से तरीके अपनाए गए हैं। तो सबसे पहला है, देखिए, सत्ता का क्षैतिज वितरण। भारत में सत्ता के क्षैतिज वितरण के अंतर्गत एक ही स्तर की सत्ता को सरकार के 3 अंगों कौन कौन कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में विभाजित कर दिया गया है। दूसरा है सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। इसके अंतर्गत सत्ता को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच बांट दिया गया है। ठीक है, यानी जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार दोनों के अधिकार क्षेत्र को बांट दिया गया है और दोनों को एक विशेष प्रकार की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा, विभिन्न सामाजिक समूहों की हिस्सेदारी। ठीक है, विभिन्न सामाजिक समूहों की हिस्सेदारी देखते हैं। सत्ता में विभिन्न सामाजिक समूहों की हिस्सेदारी भी सुनिश्चित की गई। इससे हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं तथा अन्य पिछड़े वर्गों की आरक्षण की व्यवस्था के द्वारा सत्ता में हिस्सेदारी निश्चित की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 में कह रहा है, लोकतंत्र किन स्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है और उनके बीच एक सामंजस्य बैठाता है, व्याख्या करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, सामाजिक विविधता एक अनिवार्य परिस्थिति है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था सामाजिक विविधताओं को संभालने की सुनिश्चित प्रक्रिया पर आधारित होती है। ठीक है, यानी जो एक सामाजिक विविधता होती है एक अनिवार्य परिस्थिति है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था सामाजिक विविधताओं को संभालने की सुनिश्चित प्रक्रिया पर आधारित होती है। अतः लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामाजिक विविधता गंभीर टकराव या हिंसक के रूप ले पाती है। ठीक है, अगला है, लोकतंत्र में सामाजिक विविधता को सम्मानपूर्वक देखा जाता है तथा उनमें सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। यानी जो लोकतंत्र होते हैं उसमें सामाजिक विविधता को सम्मानपूर्वक देखा जाता है। ठीक है, तथा उसमें क्या होता है, सामंजस्य, ठीक है, स्थापित करने का एक प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र का सीधे सीधे अर्थ बहुमत की राय से शासन करना नहीं है। बहुमत को सदा ही अल्पमत का ध्यान रखना होता है, तभी सरकार जन सामान्य की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर पाती है। अगला है, बहुमत के शासन का अर्थ धर्म, नस्ल अथवा भाषाई आधार के बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं होता है। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को अपने मताधिकार द्वारा किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि लोकतंत्र में अल्पमत राजनीतिक दल तथा बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल दोनों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। दोनों पक्ष एवं विपक्ष के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं। गंभीर मतभेद के बावजूद वे देश के विकास में सामंजस्य बैठाते हैं। ठीक है, और जल कल्याण के नीति निर्धारण में अपना योगदान करते हैं। नेक्स्ट है, मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्याओं को किस प्रकार समझाता है। ठीक है, यानी जो मुद्रा है वो आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्याओं को किस प्रकार सुलझाता है, उदाहरण देकर समझाए। देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत एक वस्तु के मूल्य का भुगतान दूसरे वस्तु के रूप में किया जाता था। इसके लिए आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का होना आवश्यक था, अर्थात दो व्यक्तियों के पास ऐसी वस्तु आवश्यक होनी चाहिए जो एक दूसरे की आवश्यकता को पूरा कर सके, लेकिन वह
व्यवहारिक स्तर पर ऐसा संयोग यदि असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। यदि एक व्यक्ति के पास गेहूं है तथा वह कपड़े खरीदना चाहता है तथा दूसरे व्यक्ति के पास जूते हैं तथा वह चावल खरीदना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत दोनों की आवश्यकताएं पूर्ण नहीं हो सकती है और मुद्रा के प्रयोग से इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। जिस व्यक्ति के पास गेहूं है वह उसे बेचकर मुद्रा प्राप्त कर सकता है तथा कपड़े खरीद सकते हैं। इसलिए मुद्रा जो है वो आवश्यकताओं के दोहरे संघ की समस्या को हल करता है यानी इसको सुलझाता है। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन WTO के मुख्य कार्यों को बताएं। यानी जो WTO है इसके मुख्य कार्य क्या है। हाँ, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, विश्व व्यापार संगठन का प्रमुख उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अवरोध मुक्त अथवा उदार बनाकर उसके तीव्र विकास को सुनिश्चित करना है। दूसरा है, यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों का निर्धारण करता है तथा विभिन्न देशों के द्वारा इन नियमों के अनुपालन पर नजर रखता है। नेक्स्ट है कि इन संगठन का उद्देश्य विश्व के देशों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को इस प्रकार संचालित करना होता है कि उसमें समानता और खुलापन हो और वह बिना किसी भेदभाव की हो। ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ी। या तो फिर आप लोग से ये पूछ सकता है कि उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 क्या है, इसे क्यों बनाया गया। देखिए, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से पड़ी। सबसे पहला कारण उत्पादकों तथा विक्रेताओं द्वारा उपभोक्ताओं का शोषण। ठीक है, यानी जो उत्पादक थे और जो विक्रेता थे उनके द्वारा क्या होता था, उपभोक्ताओं का शोषण किया जाता था। ठीक है। दूसरा, उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए सरकारी स्तर पर कानूनी संस्थाओं का अभाव। तीसरा, उपभोक्ता आंदोलनों का दबाव। चौथा जो था, उपभोक्ता सुरक्षा को बढ़ावा तथा विक्रेताओं को अनैतिक तथा अनुचित व्यवस्था शैली पर रोक लगाना। ठीक है, तो ये कुल 46 क्वेश्चनों को आज हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे जो कि ग्रुप डी के रहेंगे, यानी कि सेक्शन डी के रहेगा, जो कि सब लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार की और भी वीडियो आपको मिल सके और एक सटीक तैयारी आप कर सके।